लिखिए पहला क्वेश्चन। द लेंथ एंड द लेंथ KVPY एक एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन है 2017 का। केंद्रीय विद्यालय नहीं है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है वो। ओलंपियाड टाइप का होता है, स्कॉलरशिप मिलता है। हाँ, NTSC का भाई है वो। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। अपन में नहीं है तो अपन नहीं जानेंगे उसके बारे में। इट्स दैट सिंपल। टैलेंट होता तो जान जाते। एरिया निकालने के लिए आप एल और बी को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन में हम एरर्स को कैसे लिखते हैं? डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? प्लस और माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस। ये बताओ, ये एल का वैल्यू है, ये क्या लेंगे? 3.95 एल, और ये क्या होगा? डेल्टा एल। ये वाला वैल्यू बी होगा और ये वाला वैल्यू डेल्टा बी। सबसे पहले आप ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? एल इंटू बी कर दो। एल का वैल्यू कितना है? 3.95 इंटू 3.05। इसको मल्टीप्लाई करके जरा वैल्यू दो तो। एबेकस नहीं सिखाएगा कोई ऐसे ऐसे डरा के कैलकुलेशन करने वाला? नहीं। काम का नहीं आता है ना, सब पागल बनाने का तरीका है। अरे आंसर दो, पैसा लूटने का नहीं। कुछ दिन में मेरे को भी यही बोलोगे कि मजा बहुत आया, सवाल नहीं बने बस।
कुछ दिन में दिस क्लास वुड टर्न इनटू अ सत्संग। बातें सब अच्छी बोली जाएंगी, बस आप फॉलो नहीं करोगे कि हाँ हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। अब बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में इसमें कितना एसएफ है, इसमें भी 3, हमें भी कितना एसएफ रखना पड़ेगा, 3। किसको पकड़ेंगे टारगेट करने के लिए, 4। 5 से छोटा है तो क्या लिख देंगे इसको, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस, ऑप्शन सी। ऑप्शंस के हिसाब से इन्होंने इसको 12.05 लिया है, आप भी 12.05 ही ले लो, ऑप्शंस है इसलिए। एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो डेल्टा ए निकालना है तो ए को पहले यहां भेज दो, तो ए इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल प्लस, यहाँ पे वैल्यूज रख दो। ए का वैल्यू आपने कितना निकाला, डेल्टा एल कितना है, और एल का वैल्यू इज 3 पॉइंट। कैलकुलेशन थोड़ा गंदा होगा, बट कांट हेल्प इट, हमने भी किया है, आप भी करोगे। यहां से ये वैल्यू आएगा डेल्टा ए, और आपका रिपोर्टेड एरिया फिर कितना हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सी आ रहा है, अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया छाप के, यूनिट हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। कौन से एग्जाम का, नीट का? 12:30 बजे तो एंट्री करवाएगा, पेपर देगा 2 बजे, 2 से 5। लिखिए, क्वेश्चन लिखो अगला। व्हेन अ करंट, इसका वैल्यूज अच्छा है, व्हेन अ करंट ऑफ when a current of 2.5 plus minus 0.5 amperes flows through a wire
it develops a potential difference of 20 plus minus 1 volt. It develops a potential of 20 plus minus 1 volt. The resistance of the wire is, फॉर्मूला अगेन यही होगा, डेल्टा या आर बाई आर इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस करेंगे क्या, नहीं, 2.5 को 5/2 लिख लो। V का वैल्यू 20, I का वैल्यू 2.5, इसको मैं 5/2 लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाता है 8 ohms। डेल्टा V का वैल्यू इज कितना 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/5 आएगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ। टू आएगा क्या, ये 8 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 0.25 1/4 होगा, वो 2 हो जाएगा। तो व्हाट इज द रिपोर्टेड रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 8 प्लस और माइनस एरर का कितना आया 2, तो ये हो जाएगा R प्लस और माइनस डेल्टा R, तो हो जाएगा 8 प्लस और माइनस 2 और यूनिट ओम्स। इसी क्वेश्चन में पूछ लेते परसेंटेज एरर कैसे निकालते, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 हो जाता, जरा वो भी कैलकुलेट कर दो। तो परसेंटेज एरर के लिए हम डेल्टा आर बाई आर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा आर है 2, आर का वैल्यू है 8 इंटू 100, दिस विल गिव अस, वो पॉजिटिव ही लेना है हमेशा। इंसान गलती ज़्यादा ही करता है, इसलिए प्लस ही करोगे हमेशा, है ना। आप भी अभी शुरू कर रहे हो जीवन। लिखिए अगला क्वेश्चन, द मेजर्ड मास एंड वॉल्यूम, the measured mass and volume of a body are, the measured mass and volume of a body are
22.42 ग्राम, 4.7 centimeter cube respectively. The maximum error in density is, blank fill करो. अब इसमें एरर तो दिया नहीं है, कैसे बताएंगे? लीस्ट काउंट, इसमें मिनिमम वैल्यू कितना मेजर कर सकते हैं हम? डेल्टा एम 0.01. और यहाँ पे बताओ, ये तो वैल्यू है वॉल्यूम की, डेल्टा वी कितना हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू कितना मेजर कर पाएंगे? 0.1. अब शुरू करो. डेंसिटी का फॉर्मूला, तो डेल्टा रो बाय रो को क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस डेल्टा एम बाय एम प्लस, यहाँ पे पहले डेंसिटी निकाल ही लो. मास कितना लेंगे? 22.42 एंड दिस इज कितना? 4.7. 6 टाइम्स कटेगा क्या? देखो, नहीं, 5 टाइम्स, 5 कुछ 5 पॉइंट समथिंग समथिंग. ऐसा कुछ आएगा बड़ा सा. बताओ एसएफ का रूल लगा के कितना लेंगे इसको? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखते हैं? कितना एसएफ होना चाहिए आंसर में? 2 एसएफ होना चाहिए. 2 एसएफ मतलब इसको ड्रॉप करेंगे, कितना लिख लेंगे फिर? नियरेस्ट लेना होगा. अरे क्या वैल्यू दिया है? फिर भी तो नंबर अजीब ही है. ये कोई बहुत सुंदर थोड़ी है. और ये तो और तड़ी पार है, डिवाइड भी नहीं होगा जल्दी. मैं वैल्यू बता देता हूँ, आप छाप लो. ऐसा कुछ कुछ आ रहा है. अच्छा, इसको कितने डिजिट तक ले जाएंगे? डेंसिटी का वैल्यू देखना पड़ेगा. डेंसिटी कितना लिया है? 4.8. तो डेल्टा रो में कितना एरर हो, कितना डिजिट तक कर सकते हैं? 0 पॉइंट. तो 1 डेसिमल रखना है, तो ये आंसर कितना ले लेंगे? कुछ आ रहा है इससे?
2 पॉइंट समथिंग आएगा। नियरेस्ट आंसर क्या है? एग्जैक्टली OMR वाले ऑप्शंस का यही अच्छा बात है। दिस इज 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। पेपर भी नहीं देंगे वो लोग। क्या पैसा किस बात का ले रहे हैं? ये तो आप उनसे पूछिए, मैं थोड़ी ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिए। द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट, लिखिए अगला सवाल। द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट is measured by the formula, the pressure on a square plate is measured by the formula ये लिखो P is equal to F by L square, जहाँ पे F फोर्स है, L is the side, कुछ भी लिख लो, कैपिटल P होता है वैसे तो प्रेशर। If the maximum errors, if the maximum errors in the measurement of force and length, if the maximum error in the measurement of force and length are 4%, 2% respectively, लेंथ या साइड जो भी है, द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ या फोर्स एंड साइड आर 4% and 2% respectively, the maximum error in the measurement of pressure is, अब ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसमें समझो, इसमें आपको परसेंट एरर दे दिया है, तो अब हमें इसको कैसे लिखना होगा, पावर वाला फॉर्मूला लगा के इसको हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा सबसे पहले ये समझो, ये 4% किस में एरर था, तो ये 4 अगर ये परसेंटेज में दिया है मतलब ये डेल्टा एफ बाय एफ इंटू 100 का वैल्यू है, ये 2% किस में एरर था, लेंथ में, तो ये किसका वैल्यू होगा, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 का, डायरेक्ट वैल्यू दिया इस बार। फॉर्मूले से इसको क्या लिखते हैं हम, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू इंटू 100 भी कर ही लेते हैं। एफ का पावर कितना है, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ बाय एफ। एल का पावर कितना है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, और इंटू क्या कर देंगे, 100। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ बाय एफ इंटू 100 प्लस 2 इंटू, अब ये बताओ इसकी जगह पे क्या वैल्यू रखूं, कितना एरर है फोर्स में, वो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 का वैल्यू कितना है, 2%, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, आंसर 8%। ठीक है, करो अभी और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा। ज्यादा क्वेश्चन ये परसेंटेज एरर वाले पूछे जाएंगे आपसे, मेजॉरिटी ऑफ देम यही से होगा।
लिखिए अगला क्वेश्चन। An experiment measures quantities A, B, C, तीनों छोटे में। An experiment measures quantities A, B, C. The value of x is calculated as ये फॉर्मूला लिखो। If the percentage errors in A, B, C, if the percentage error in A, B, C are plus minus 1%, plus minus 3% और plus minus 2% respectively, the percentage error in x will be फॉर्मूला जरा बताइए, फिर लिखना, सॉल्व करना। क्या लिखेंगे इसको? प्लस माइनस इंटू ए का पावर 1 है तो डेल्टा ए बाय ए, बी का पावर 2 है तो 2 डेल्टा बी बाय बी, और सी का पावर 3 है तो, और बाहर में इंटू क्या कर देंगे? ये डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 किसका कितना परसेंट दिया है? 1। 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी, ये डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 3% प्लस 3 इंटू ये डेल्टा सी बाय सी का वैल्यू कितना परसेंट हो जाएगा? ये 6 6 12 1 13 क्या? कोई डाउट किसी को इसमें? कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या डाउट? सब डाउट है। अब ये क्वेश्चन आप करना, लिखो। अ फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल Q, depends on x, y, z. A physical quantity capital Q depends on quantities x, y, z, obeying the relation obeying the relation x cube y square by z. The percentage error in the measurement of x, y, z are 1%, 2%, 4% respectively. The percentage error in Q is कितना? 11।
ठीक है। डेल्टा एक्स बाय एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? डेल्टा वाई बाय वाई को और डेल्टा जेड बाय जेड को 1 से। डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 का वैल्यू 1। ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4। आपका आंसर 11% की गलती हो सकती है। नीट 18 का सवाल है। कितना 14? ठीक है, ओरल कर सकते हो। ए के एरर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3% हो जाएगा वो। बी के एरर को तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 4 7 हो गया। और सी और डी एक एक बार ऐड होगा तो 7 और 3 10, 10 और 4 14। समझ आया कैसे करना है? अरे बोलोगे क्या अगले साल? कुछ और अलग प्रजाति के सवाल देखो। ऑलमोस्ट खत्म है जी। इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बचा है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी पढ़ाया क्या? आया समझ में? समझ में आता तो इधर क्यों आते 7 बजे सुबह नींद खराब करके ना।
एक क्वेश्चन और लिखो तो, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is given by the time period of a simple pendulum is given by, ये फॉर्मूला लिखिए। the measured value of length, the measured value of length of the pendulum is, the measured value of length of the pendulum is 10 centimeter, the measured value of length of the pendulum is 10 centimeter, known to an accuracy, known to an accuracy of 1 mm। इसका मतलब known to an accuracy of 1 mm का मतलब एरर कितना कर सकते हैं हम, 1 mm। आ रहा है समझ में? तो वो डेल्टा एल का वैल्यू दिया है। आगे लिखिए, द टाइम पीरियड फॉर 200 ऑसिलेशंस, द टाइम पीरियड फॉर 200 ऑसिलेशंस is found to be 100 seconds, the time period for 200 oscillations is found to be 100 seconds using a clock of 100 seconds using a clock of 1 second resolution, using a clock of 1 second resolution। इसका मतलब घड़ी का लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेकेंड। तो घड़ी में मिनिमम एरर भी कितना करेंगे हम, मैक्सिमम मतलब 1 सेकेंड। आगे लिखो, द परसेंटेज एक्यूरेसी, द परसेंटेज एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, ये छोटा वाला जी, द परसेंटेज एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी यूजिंग दिस पेंडुलम, the percentage accuracy in determination of g, ये acceleration due to gravity, using this pendulum is x, is x, the value of x to the nearest integer is, the value of x to the nearest integer is, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ईयर मुझे याद नहीं, करो जरा सॉल्व। The value of x to the nearest integer is, किसमें एरर निकालना है, समझ में ही नहीं आया? ऐसे ही जाएगा जेईई का सवाल, आप बस फॉर्म भर के आएंगे, सेंटर घूम के आएंगे, दैट्स इट। क्या ये मेजर्ड वैल्यू है और इसमें एरर भी दिया है, एल भी मेजर्ड है, इसमें भी एरर दिया है, हमसे किस में एरर पूछ रहा है, जी में। तो सबसे पहले जी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाय जी। जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। अब एक बार ये फॉर्मूला पता चल गया तो वो पावर वाला रूल लगा के सबसे पहले मुझे ये बताओ, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। अब ये 4 और पाई स्क्वायर क्या ये नंबर्स हैं, नंबर्स में कोई एरर नहीं होगा, आ रहा है बात समझ में? तो ये 4 और पाई स्क्वायर में कोई एरर नहीं होगा। एल का पावर 1 है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाय एल। टी स्क्वायर का पावर, टी का पावर 2 है तो क्या लिखेंगे। अब बताओ, क्या डेल्टा एल एल पता है, क्या डेल्टा टी और टी पता है,
आ रहा है समझ में? वहां से ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करो। 2021 का है, करो भाई सॉल्व। ऐसे ही क्वेश्चन वैल्यू बदल बदल के पूछते हैं, बहुत रिपीट होता ही है, पेंडुलम वाला। लेंथ मेजर किया था 10 सेंटीमीटर, एक्यूरेसी बोली थी 1 mm। तो अब ध्यान देना, डेल्टा एल mm में रखोगे, डेल्टा एल सेंटीमीटर में, दोनों को सेम यूनिट में भी करना पड़ेगा, ऐसे ही काट मत देना। तो बोला था टाइम पीरियड हमने मेजर किया है कितना, 100 सेकेंड्स, और उसमें गलती कितने की करी है, 1 सेकेंड। ये वैल्यूज रखी है यहाँ पे, दोनों ही 1/100 है, तो वो कितना आ जाएगा फिर? 2 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना वहां पे। हम्म, कहाँ गड़बड़ी कर दी? 3 है आंसर, 3 नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसे हाफ नहीं करना है, नहीं ऐसे ऐसे तो करना ही नहीं है। अब पहले g इज इक्वल टू लिख के फिर ही सॉल्व करोगे, वरना ऑलवेज गलत हो जाएगा। नहीं, ये मेथड यूज नहीं करना है, हमेशा हम लोग g इज इक्वल टू लिख के फिर ही सॉल्व करेंगे। कभी भी कुछ क्वांटिटीज अगर सपोज फॉर्मूला में विद इन रूट भी है, तो सबसे पहले फॉर्मूला स्क्वायर या क्यूब या जो भी करना पड़े वो करके फिर उसके बाद आपको लिखना है। ऐसे हो जा रहा है, फिर ये भी तो होना चाहिए, अगर वो मेथड ट्रू होगा तो वो हर क्वेश्चन के लिए ट्रू होगा, क्योंकि ऐसा मेथड ही क्या जो 2 में काम किया तीसरे में नहीं काम किया, फिर कितना याद रखेंगे आप। तो आप स्क्वायर करके कर लेंगे ना, तो सब कुछ आंसर आपके, आप जो वैसे कर रहे हो वो भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। आया भाई कुछ आंसर? ओ डोंट टेक इट सीरियस। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 3%। ऐसे सॉल्व करना है आपने। आई होप समझ वमझ आया हो थोड़ा बहुत।
एक क्वेश्चन लिखो, घर पे ट्राई करना, तो जो कि नहीं करोगे पर लिख लो, है ना। A metal wire has mass. A metal wire has mass A metal wire has mass 0.4 plus minus 0.002 gram, comma radius 0.3 plus minus 0.001 mm, and length ये लेंथ का वैल्यू भी लिखो। The maximum percentage error in the measurement of density will be maximum percentage error in the measurement of density will be एक लास्ट क्वेश्चन लिखो जो अभी करना था, फिर मैं टॉपिक चेंज करूं। A student measures the time period of 100 oscillations. A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum. 100 oscillations of a simple pendulum 4 times. The data set is a student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum 4 times. The data set is 90 second, 91 second, 92 second and 95 second. If the minimum division in the measuring clock is 1 second, if the minimum division in the measuring clock is 1 second, then the reported mean time should be, ये ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है। ये नीट 2016 का सवाल है, सॉल्व करो तो फटाफट। आपको बेसिक से सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर आंसर आएगा।
ऑप्शंस मत लिखना, क्या करोगे ऑप्शन लिख के? सबसे पहले एवरेज निकालो। जी करो, नीट वाले बच्चे तो बिल्कुल आंसर दें, है ना। जेई वाली भी दे देंगे तो ऐसा इज्जत तो नहीं खराब हो जाएगी। दिमाग सॉल्व करो। ऐसा बात करके ऐसे कौन ट्राई करता है? हाँ भाई, हाँ वो ऑप्शन है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा आंसर इतना जल्दी कैसे आ गया, गूगल कर लिया क्या? आंसर देख, रुको बता रहा हूं। कैसे भाई, कैसे चमत्कार हो रहा है ये, कैसे पहुंचे वहां तक? टेक्निक है, सिखाओ मेरे को भी, मेरे को तो ज्यादा जरूरी है। मैं यही टेक्निक बताने का तो पैसा ले रहा हूं, मैं आपको भी पे कर दूंगा। हम्म। ओ, आप दोनों को घूमने का क्या जरूरत है, सॉल्व करो। ट्राइंग सर क्या, हाथ से कि मुंह से? एवरेज निकालो फटाफट। इसमें जरा अपना नाम लिखते जाइए तो सीरियली। नाइन्टी सेवन कैसे आ जाएगा? एवरेज नहीं निकाला जा रहा है, बातें खत्म नहीं हो रही है। स्कूल वाले नहीं पढ़ा के बर्बाद कर रहे, आप यहाँ पे बात करके अपना करियर खराब करोगे। कितना आया ये, -2, ये और ये कितना 3। इनका एवरेज कितना आ रहा है? सब मॉड के साथ लेना है तो 2 + 1 + 0 + 3 डिवाइडेड बाय 4, 6/4 कितना आ जाएगा? 1.5। क्या इसको 1.5 ही लेना चाहिए? हमारे क्लॉक का एक्यूरेसी कितना है? 1 सेकेंड, तो ये वाला रीडिंग हमेशा 1 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो ये 5 है, कितना कर देंगे? राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आपका जो रिपोर्टेड टाइम होगा, वो लिख लेना कहीं पे कि वो 1.5 से 2 क्यों किया, क्योंकि हमारा क्लॉक देर नहीं मेजर कर पाएगा, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे। ये डिजिट 5 है, इंटीजर होने के लिए इसको ड्रॉप करना पड़ेगा।
पीछे वाला 1 को क्या बना देंगे इवन, तो वो कितना राउंड ऑफ हो जाएगा 2। ये 2.5 होता तो कितने पे राउंड ऑफ होता, क्या बात कर रहे हो, 2 होता। आ रहा है समझ में, ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, यही गलती करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 92 प्लस माइनस। अब ये बताओ, वर्नियर कैलिपर में बनाना पड़ेगा डायग्राम, मुझे भी आपको भी। अब अगर मैं अभी शुरू कर रहा हूं तो मुझे बोर्ड पे बनाना पड़ेगा, और अगर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में प्रिंट आउट देके पढ़ा देता हूं तो आपको भी नहीं बनाना है, मुझे भी नहीं बनाना है। बोलो क्या करें, प्रिंट आउट। अभी मैं आगे का पढ़ाऊंगा ना, मैं कैलकुलेट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब शीट बनाना अब पूरी बन जाएगी वर्नियर कैलिपर वाला पार्ट छोड़ के, वो नेक्स्ट क्लास के बाद बन जाएगा आप लोग का। तो मैं कैलकुलेट शुरू करूं? हाँ, भाई की देन है। आगे मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो मोशन इन वन डायमेंशन में हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आना चाहिए, तो वो मैं पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर अपन आगे जाएंगे। लगाओ हेडिंग। हमें पढ़ना इसमें दो चीजें, यही दो पार्ट्स पढ़ने हैं। व्हाट इज कैलकुलस? किस चीज का? रेट ऑफ चेंज की मैथमेटिक्स बोलते हैं। जब चीजें कंटिन्यूअस चेंज में होंगी तब हम क्वेश्चन को कैलकुलस से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीक से पहला चैप्टर हो गया मेरा लगभग, आज बोल भी देते हैं ना इन लोग को आज। नेक्स्ट संडे को बढ़िया ये चैप्टर पढ़ के आना, छोटा सा टेस्ट होगा। कितने मार्क्स का? आप बताओ कितने मार्क्स का दे पाएंगे आप लोग? 5 मार्क्स का? कुछ इज्जत करो पढ़ाई का। 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, गलत हुआ तो -1। नहीं, नेगेटिव नहीं,
फिर तो तुक्का मारने लगोगे ना आप लोग। समस्या ये भी तो है कि द मोमेंट में नेगेटिव मार्किंग हटा दूं तो सब लोग पूरा 25 का 25 अटेम्प्ट करेगा, है ना। नेगेटिव नहीं हुआ तो पॉजिटिव ही है। हेडिंग लगाइए फंक्शंस। हाँ, नेक्स्ट संडे डेट क्या है? 10 3 है ना आज। कौन कौन छुट्टी पे रहेगा उस दिन ये भी बता दो ना। आधा क्लास गायब भी रहता है, मैं टेस्ट लगा दूं तो। आने का ऐसा टेस्ट देने, मार्क्स थोड़ा कम आएगा तो क्या। अभी से ऐसा कट मारना शुरू। हाँ, क्लास में रिकॉर्ड कर लूंगा, लेक्चर आपको मिल भी जाएगा। चलो लिखो, फंक्शंस में लिखते जाइए। बाकी पब्लिक का एग्जाम नहीं है? नहीं, अपन सब ऊपर उठ चुके एग्जाम से। ठीक है, लिखो पॉइंट वाइज लिखते जाओ। फंक्शंस रिप्रेजेंट, ओ भाई साहब लिखो, फंक्शंस रिप्रेजेंट मैथमेटिकल रिलेशन, functions represent mathematical relation between two variables. Functions represent mathematical relation between two variables. ब्रैकेट में लिख लो, वन इज डिपेंडेंट वन इज इंडिपेंडेंट। वन इज डिपेंडेंट वन इज इंडिपेंडेंट। तो फंक्शंस रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ब्रैकेट में एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैथमेटिकली it is written as, mathematically it is written as, ये लिखो। इसके आगे कंटिन्यू करना, दिस इज रेड एज, दिस इज रेड एज, क्या पढ़ेंगे इसको, y इक्वल्स एफ ऑफ x, ब्रैकेट में जो भी है उसका ऑफ। आया बात समझ में? यहां पे जो अल्फाबेट होगा उसको अल्फाबेट ही पढ़ोगे। आ रहा है बात समझ में? ये कोई फंक्शन है तो यहां पे y, इसको पढ़ेंगे क्या, y इक्वल्स एफ ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे, y इक्वल्स जी ऑफ x, इसको y इक्वल्स एफ ऑफ टी। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करना, इट मीन्स y is a function of x, it means y is a function of x, I dot e, that is the value of y, that is the value of y depends on the value of x, that is the value of y depends on the value of x। क्या पढ़ेंगे इसको, वो h इक्वल्स एफ ऑफ टी, कौन किसका फंक्शन है, इसमें हमने बोला था y किसका फंक्शन है, x का, तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, x की वैल्यू पे। इसमें h किसका फंक्शन होगा, t का, h की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, t पे। इसमें p किसका फंक्शन होगा, तो p की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी। तो अंदर में जो ब्रैकेट में लिखा है ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
इसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, पर एक बार इसकी वैल्यू फिक्स हो जाए तो y की वैल्यू क्या x पे डिपेंड करती है, तो y हमारा कौन सा हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। f कोई फंक्शन है, जैसे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y और x के बीच में एक फंक्शन है। ये f का मतलब है ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, क्यूबिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, वो कोई एक मैथमेटिकल रिलेशन बता रहा है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, लोगरिथमिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल, कैसा भी हो सकता है। आया बात समझ में? अब वो उतना डिटेल में नहीं जाना है तो हम बोल देते ये इस पे डिपेंड कर रहा है, बात खत्म। तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा वो कैसा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट। इसकी वैल्यू हम रखेंगे अपने मन से, मन किया सपोज वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इसका ग्राफ बनाना है, तो x की वैल्यू क्या हम अपने मन से कभी 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, -1 ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट, बाहर वाला डिपेंडेंट। इसमें बताओ इंडिपेंडेंट कौन, v, डिपेंडेंट कौन, इसमें कौन इंडिपेंडेंट, कौन डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, उसके नीचे ऐसे लिखना y ब्रैकेट में a is read as, red रेड मत लिखना, is read as y of a। क्या पढ़ेंगे इसको, y of a, इसको क्या पढ़ेंगे, x of t, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू करना, इट मीन्स या इट गिव्स ब्रैकेट में रिप्रेजेंट्स, इट गिव्स ब्रैकेट में रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ y, it gives या represents the value of y when x is equal to a। it gives the value of y when x is equal to a। एग्जाम्पल में ये लिखना, y एक x का फंक्शन है और ये फंक्शन है साइन थीटा, ठीक है। तो हम बोलेंगे y ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, y ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब y का वैल्यू जब x का ये x नहीं, इसको x कर लो यहाँ पे भी, फिर साइन x, जब x का वैल्यू 30 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो y ऑफ 30 का वैल्यू कितना आएगा, हाफ। उसका मतलब y का वैल्यू जब x कितना रखा है हमने, x या थीटा जो भी है वो 30। आज तो मेरे पास नहीं, अभी तो मुझे लिखना पड़ेगा टैब में। मेरे पास दूसरे स्टूडेंट के नोट्स का फोटो है, बट उसने जो लिखा है वो सिर्फ मैं और वही समझ पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, इट्स कोडेड। आपका एग्जाम किस दिन है, 18, डे क्या है उस दिन, आज कितना तारीख है, अच्छा आप नेक्स्ट संडे नहीं आओगे, एक दो दिन का टाइम दो तो मैं लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है। हाँ ये वैल्यूज दो भाई, क्या पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब यहां पे फंक्शन किसका है, टी का है, टी की जगह पे जब 0 रखेंगे तो y निकाल दो, यहां पे टी की जगह क्या रखेंगे, -1, और यहां पे +1, निकालो फटाफट वैल्यूज तो।
हम्म तो टी की जगह पे जीरो रखेंगे तो फर्स्ट टर्म जीरो, दूसरा टर्म जीरो, लास्ट टर्म वन, कितना आ जाएगा? -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, दूसरा टर्म ये भी कितना आ जाएगा, और +1 रखेंगे तो तीनों टर्म्स पॉजिटिव। आया समझ में? अगला पॉइंट लिखो। if जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था ना हेडिंग में सिर्फ फंक्शंस, उसके बगल में ये भी डाल दो एंड डेरिवेटिव्स, दोनों रिलेटेड ही है। जो आपने हेडिंग में सिर्फ फंक्शंस लिखा था ये ऐड कर दो एंड डेरिवेटिव्स। बीच में हेडिंग चेंज नहीं करूंगा मैं, उसी में कंटिन्यू कर दे रहा हूं। ये बातें लिखो। विद रिस्पेक्ट टू, अरे तो एक बार जान जाओगे तो फिर हो गया, पूछ लिया करो। बार बार यही यूज करूंगा तो वो यूनिफॉर्म रहेगा, उसका लोड मत लो। अरे कितना सुख दुख बांट रहे हो, लिखो जल्दी। तो क्या बोला है? अच्छा, बाई नहीं बोला है लगाने को। डीवाई डी एक्स, हाँ बोलते तो है उसको डीवाई डी एक्स भी। अब मैंने देखो बाई बोल के ही पढ़ा है, आप बाई में साइलेंट हो जाना। ठीक है, स्कूल वालों का भी मानने का ऐसा नहीं है। लिख लिया? नहीं नहीं नहीं, नंबर रीड करते हैं उसको। पावर में 3 होगा तो डी क्यूब वाई नहीं बोलना है, D3 वाई बोलना है, और नीचे भी DX3 बोलना है। अभी सुनो कहानी क्या है, छापो फटाफट।
आगे सुनिए, अगर y और x में रिलेशन है तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, क्या पढ़ते हैं इसको, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर y और x में कुछ रिलेशन है तो y के ऊपर डैश अगर लगाए तो वो डेरिवेटिव बताएगा। क्या बताएगा, y के ऊपर का डैश डेरिवेटिव। जितनी बार डैश लगा है वो उतना वाला डेरिवेटिव होगा। जैसे एक डैश लगा है तो एक डैश का मतलब कौन सा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। दो डैश का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव होगा ये। अब ऐसा लगाते नहीं जाएंगे जिंदगी भर, और भी काम है, ठीक है, इसीलिए हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। y डैश का एक डैश का ही मतलब है, यहां पे d का पावर कितना है 1, d का पावर 1 मतलब ये कौन सा डेरिवेटिव है आगे, फर्स्ट। यहां पे d का पावर कौन सा डेरिवेटिव, सेकेंड। अच्छा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, हमेशा ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। तो ये जो dy बाई डी एक्स है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव किसका है, ऊपर में कौन है y, नीचे में कौन है x, तो हम बोलेंगे ऊपर वाले का नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे 2 है पावर में, इसका मतलब कौन सा डेरिवेटिव, सेकेंड। किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। वो एक्स स्क्वायर का भी मतलब है कि वो नीचे डबल डेरिवेटिव है, वो ऊपर में यहां पे जो नंबर होगा यहां भी वही नंबर होगा। कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि डी स्क्वायर वाई और नीचे में डी एक्स का पावर 4 लगा दिया, ऐसा नहीं, वो पावर सेम होना चाहिए। वो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बताता है कि किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। चलो इधर बताओ, कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट या सेकंड, ये किसका, एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो हम बोलेंगे दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ किसका, विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे पावर 2 है तो सेकेंड डेरिवेटिव है किसका, एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू टी। ये बताओ, फिफ्थ डेरिवेटिव है y का, किसके रिस्पेक्ट में, x। ये बताओ, सिक्स्थ डेरिवेटिव y का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। आया समझ में। तो पावर में d के पावर में जो नंबर है वो ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, ऊपर वाले का विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। जरा इसका बताओ, पहले तो ये बताओ कि इसको पढ़ेंगे क्या, रीड क्या करेंगे, इसको क्या पढ़ते थे, डी टू वाई बाय, तो उसको डी एन वाई बाय डी एक्स एन पढ़ेंगे। ये कौन सा डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव है किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, ये भी लिख लो नीचे। इसका भी डायमेंशन होता है डेरिवेटिव्स का। इसके नीचे लिखना,
ये लिखो, वो रजिस्टर हो गया क्या? लिखो जल्दी। कॉपी में भी नहीं लिख रहे हो जल्दी, रजिस्टर में भी नहीं लिख रहे हो, कहाँ लिखोगे जल्दी? अरे लिखने दोगे? कानून थोड़ी दूर से लिख दूंगी। सैकत कौन है? सैकत? अच्छा, कौशिक, पर्णिका, पावलीना, ठीक है, अन्वेषा, अच्छा आप तो आई थी पढ़ने, संप्रीति और अपर्णा। आगे सुनो, लिख लिए कि अभी चल रहा है? अब ये वो चैप्टर है कैलकुलस का जिसका यूज हर चैप्टर में होगा। कोई एक चैप्टर ऐसा नहीं बचा है जिसमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे आप। हाँ, ये दिमाग में बिठा लो। अब ये मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स जो बच्चे लिए वो 12th में पढ़ेंगे कैलकुलस। समस्या ये है कि 11th के पहले चैप्टर में ही 12th का मैथ्स यूज हो जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा इसके फॉर्मूले वगैरह, इसके कुछ रूल्स हैं, रट जाना उनको।
क्योंकि वो गड़बड़ हुआ तो हर चैप्टर में फंसोगे। कॉन्सेप्ट में जो फंसेंगे अपन वो अलग, फॉर्मूले में जो रोना मचाओगे वो अलग। तो प्लीज फॉर्मूले रट लेना। ग्राफ के बारे में एनालाइज करना मैं कैलकुलस में ही सिखाऊंगा। जो कैलकुलस में ग्राफ सिखाऊंगा वो हर चैप्टर में यूज होगा और हर चैप्टर में ग्राफ आपके पास आएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो चैप्टर इजी है बट इसका सिग्निफिकेंस बहुत है एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। अब लिख लिया होगा सबने, तो सुनो जरा ध्यान से। अब y और x क्या एक दूसरे का फंक्शन है? हम डेरिवेटिव डिफाइन, अरे चुप हो जाओ, हम डेरिवेटिव डिफाइन ही तब करेंगे जब y x का क्या हो, फंक्शन। अगर y x पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो उसका रेट ऑफ चेंज वगैरह हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है? तो अगर y और x के बीच में फंक्शन है तो क्या इनके बीच में ग्राफ भी बना सकते हैं? x की वैल्यूज अलग अलग रख दें, y की वैल्यू अलग अलग निकालें, क्या एक ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है जैसे बचपन में करते थे आप? तो अगर हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ में दो चीजें समझ में आनी चाहिए आपको कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड डेरिवेटिव ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, बाकी सबका ग्राफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ग्राफ में सिर्फ कौन से दो डेरिवेटिव देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर y और x के बीच में ग्राफ है तो इसी ग्राफ को हम कौन सा कर्व बोलेंगे, y x कर्व। x y नहीं बोलना है, y x कर्व। आ रहा है बात समझ में? ये बताओ इसको कौन सा कर्व बोलेंगे, पीवी कर्व। वीपी बोलेंगे क्या? नहीं, वो नया मैथमेटिक्स है, उसके लिए न्यूटन अंकल को वापस जन्म लेना पड़ेगा। हिंदू होते तो हो गया होता अभी दूसरा जन्म, में भी तीसरा भी चलता। बट ये बताओ कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर y और x के बीच में ग्राफ है तो उसको नाम क्या देंगे, yx कर्व। इस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो आप क्या निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, या उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप। और सेकंड डेरिवेटिव आपको क्या बताएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ले देके कहानी का मोरल ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से आप क्या बताओगे, स्लोप, और सेकंड डेरिवेटिव से आपको क्या देखना होगा। बस इतना याद होना चाहिए ग्राफ का एप्लीकेशन जहां तक है कि फर्स्ट स्लोप देखना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, या फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप बताएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड डेरिवेटिव का आइडिया देगा। इतना बात समझ पाए? ठीक है, अब इसके बाद कुछ रूल्स है जो अपने को याद। अच्छा एक चीज और, फिजिक्स में जो चेंज है इसको नोट में लिखना। तो फिजिक्स में चेंज दो तरीकों से लिखा जाएगा, या तो डेल्टा से या फिर डी से। एक बड़ा चेंज रिप्रेजेंट करेगा, एक छोटा चेंज रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा का मतलब होगा लार्ज चेंज, और डी किसी चीज के आगे लगा है तो उसका मतलब है वेरी स्मॉल चेंज। डेल्टा एक्स का मतलब होगा हम एक्स में चेंज की बात कर रहे हैं, डेल्टा एक्स का मतलब होगा लार्ज चेंज इन एक्स, डी एक्स का मतलब होगा वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। जैसे वो तो क्वेश्चन में ही समझा पाएंगे हम। अभी ये बताओ dy बाई डी एक्स कौन सा डेरिवेटिव था, फर्स्ट। इसमें y के साथ d लगा है तो ये लार्ज चेंज रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल चेंज किसकी वैल्यू में, y में। तो dy को हम लिखेंगे
दिस रिप्रेजेंट्स स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y, और dx को क्या बोलेंगे फिर? ये स्मॉल चेंज किसकी वैल्यू में है? और फटाफट इतना लिखो, फॉर्मूला लिखा के मैं क्लास खत्म करूं। हेडिंग लगाइएगा फॉर्मूले फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, एक चीज यही कहीं साइड में लिख लेना, चेंज का मतलब होता है चेंज का मतलब हो जाएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये लिख लो साइड में कहीं। तो फिजिक्स में डेल्टा चेंज रिप्रेजेंट करेगा लार्ज चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। डी स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करेगा वो भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो चेंज के बारे में लिख लो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और हेडिंग लगाइए फॉर्मूले फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। टेबल बनाओ तो जरा। ये लेफ्ट साइड में y, राइट साइड में dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मतलब कौन सा डेरिवेटिव? फर्स्ट। और छोटा करूं क्या? दिख रहा है क्या पीछे से? इतना ही है, ये सब याद होना चाहिए। ये याद रख लोगे तो इंटीग्रेशन भी याद रहेगा, इसी का उल्टा है। हाँ, क्यों? यही लिखो। यहां लिखने में क्या समस्या है? दिख भी रहा है कि नहीं पता नहीं। लेफ्ट में y है, राइट में dy बाई डी एक्स है। किधर में l? अरे नेचुरल लॉग। सब गजनी सवार हो जाएगा अभी 2 क्लास बाद। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सेक एक्स है, टेन एक्स है, सेक एक्स कोसेक एक्स, सॉरी।
इतना ही फॉर्मूला है फर्स्ट डेरिवेटिव का। इसके बाद 4 रूल्स हैं, दैट इज इट। इतना ही डेरिवेटिव्स में जानना है आपको। सम और डिफरेंस के लिए एक रूल है, प्रोडक्ट के लिए एक रूल है, डिवीजन के लिए एक रूल है और फाइनल चेन रूल होगा। सेम इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है। तो राइट से लेफ्ट में डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है, लेफ्ट से राइट में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इसी शीट में। ठीक है, तो ये याद रख लोगे तो उल्टा करके उसका भी आंसर आ जाएगा। लिख लिया फॉर्मूला, बोलते जाओ अब। कांस्टेंट्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, 1 भी एक नंबर है। कांस्टेंट का मतलब ही होगा नंबर, कोई भी नंबर है, 1000, 1000, नेगेटिव, पॉजिटिव। नंबर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा? 0। 1 का भी फर्स्ट डेरिवेटिव बीइंग अ नंबर 0। x की पावर में अगर n लगा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n-1। पावर सामने आ जाएगी और x की पावर 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1, इसमें भी यही फॉर्मूला लगा सकते क्या, x का पावर 1, और x पावर 1 को उस फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? सामने में 1 आ जाएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी? एनीथिंग रेज टू 0, 1। तो x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1, रूट x को क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1/2। यही फॉर्मूला लगाओगे तो कितना मिलेगा आंसर? 1/2 रूट x। 1/x का क्या मिलेगा? -1/x²। इस 1/x को x का पावर कितना लिख सकते हैं? -1। तो इसी फॉर्मूले से कितना आ जाएगा? -1/x²। ln x का 1/x, e पावर x का स्पेशल फंक्शन है, ना डिफरेंशिएट होगा ना इंटीग्रेट होगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी e पावर x है, इसका इंटीग्रेशन भी e पावर x ही है। इकलौता फंक्शन है मैथ्स में जो डिफरेंशिएट होके भी वही रहता है, इंटीग्रेट होके भी वही रहता है। एनीवेज, नंबर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लीज बोलो फटाफट। 1 का x पावर n, x का रूट x 1/2 रूट x, 1/x का ln x e पावर x sin x cos x tan x cot x sec x और कोसेक x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो c से शुरू होने वाले फंक्शंस हैं उन्हीं का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। किससे शुरू होने वाले फंक्शंस? c से। तो cos x का क्या है? माइनस साइन x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक x का माइनस कोसेक x cot x। फॉर्मूला जरा फिर से बोलना। कांस्टेंट्स का 1 का x पावर n, n इंटू एक्स पावर n-1, x का रूट x 1/x -1/x², ln x e पावर x sin x cos x tan x cot x sec x tan x cosec x। उल्टा बोलना अब, कोसेक x का sec x tan x, यही बोलो बार बार कि यही याद हो जाए। cot x का tan x cos x sin x e पावर x ln x 1/x रूट x का x पावर n, 1 का कांस्टेंट्स का 1 का x पावर n, x का रूट x 1/x ln x e पावर x sin x cos x tan x cot x sec x cosec x।
लास्ट टाइम कोसेक एक्स, बस कि थक गए? एक लास्ट जाते जाते बोलते हुए जाओ, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, टैन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, ई पावर एक्स, एल एन एक्स, 1/x, रूट एक्स, एक्स 1, 1 का 0, एक्स पावर एन। पैकिंग में लग गया आधा लोग। चलो, दिस इज इट फॉर टुडे।